अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुन भी सकते होंगे। लास्ट टाइम जो है मेरे ख्याल से आप लोग को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी इस पंखे की। इसमें एक सेकंड। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से अब आवाज़ ज़्यादा बेहतर आ रही होगी। तो लास्ट टाइम जो है वो हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो ये डिस्कशन हुआ था कि वर्नियर कैलिपर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स के यूज़ के साथ साथ जो है फिर हमने ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स पर भी बात की थी। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किस पर? आज हम बात करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे। ठीक है, आज हम किस पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे। ठीक है, पहली बात तो समझ लें कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है, ये गॉज वॉज कुछ नहीं होता, ये एक स्क्रू गेज होता है। गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो उसमें भी दो तरह के स्केल होते हैं वर्नियर कैलिपर की तरह। एक स्केल जो होता है इसका वो कहलाता है मेन स्केल। ये इसका मेन स्केल है। ठीक है, मेन स्केल के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्केल होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर स्केल कहते हैं। ठीक, मेन स्केल इसका हमेशा मिलीमीटर में होता है, यानी कि वर्नियर कैलिपर में तो मेन स्केल मिलीमीटर में भी हो सकता है और सेंटीमीटर में भी हो सकता है, लेकिन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो मेन स्केल होता है वो हमेशा मिलीमीटर में होता है। पहले लाइन 0 होती है, फिर 0.5 होती है, फिर ऊपर 1 होती है, फिर नीचे 1.5 होती है, फिर ऊपर 2 होती है, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, फिर 4, 4.5, और उसके बाद क्या आ गई? 5 मिलीमीटर, फिर 5.5, 6, 6.5, और आगे 7 होगी, लेकिन वो फिलहाल अभी एक्सपोज नहीं हुई हुई है, छुपी हुई है। जिस चीज़ से आगे की रीडिंग छुपी हुई है वो चीज़ सर्कुलर स्केल है, और सर्कुलर स्केल पर डिवीजन इस तरह से बनी हुई होती हैं: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। अब देखिए, ये जो सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन बनी हुई हैं ये 0 से लेकर और 50 तक होती हैं, और इसमें कोई डेसिमल वगैरह कुछ नहीं होता, बस ये 1 2 3 4 5 करके होती है। ठीक है, मेन स्केल जो है मिलीमीटर में होता है, और मेन स्केल में जो है वो हर दो डिवीजन में 0.5 का गैप होता है। 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो मेन स्केल की सर्कुल सेंट्रल लाइन के ऊपर आएगा, और 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 जो है वो सेंट्रल लाइन के नीचे आएगा। यानी कि आप जो है वो मेन स्केल को 0.5 मिलीमीटर के गैप से पढ़ेंगे। 0 है, फिर 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 है, फिर 3 है, फिर 3.5 है, फिर 4 है, फिर 4.5 है, फिर 5 है, फिर 5.5 है, फिर 6 है, फिर 6.5 है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब रीडिंग किस तरह पढ़ेंगे? पहले आप पढ़ेंगे मेन स्केल रीडिंग। पहले आप क्या पढ़ेंगे भाई? पहले आप पढ़ेंगे इसकी मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग पढ़ने का तरीका क्या है? मेन स्केल रीडिंग पढ़ने का तरीका ये कि आप देखें कि मेन स्केल पर आपको सबसे बड़ी, सबसे आखिरी रीडिंग क्या नज़र आ रही है। तो अगर आप गौर से देखें तो मेन स्केल पर आपको सबसे आखिरी रीडिंग नज़र आ रही है वो 6.5 नज़र आ रही है। मेन स्केल पर आपको 6.5 से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लास्ट रीडिंग यू कैन सी ऑन मेन स्केल इज 6.5 मिलीमीटर। योर मेन स्केल रीडिंग इज 6.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो 6.5 मिलीमीटर हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको निकालनी होती है सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, उसके बाद आपको निकालनी होती है फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी इसकी क्या होगी? अब जो उसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी वो ये होगी कि सर्कुलर स्केल पे वो डिवीज़न जो कि मेन स्केल की सेंट्रल लाइन से मिल रही हो। सर्कुलर स्केल पे वो डिवीज़न जो कि मेन स्केल की सेंट्रल लाइन से मिल रही हो। तो सर्कुलर स्केल पर 29 जो है वो मेन स्केल की सेंट्रल लाइन से मिल रही है। 29 जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 29। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी क्या हो गई? 29। सर्कुलर स्केल आपकी 29 हो गई। अब ये जो फाइनल रीडिंग है ये कैसे आएगी आपकी?
आपकी जो फाइनल रीडिंग है वो इस तरह से आएगी कि आप पहले मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे उसके अंदर सर्कुलर स्केल रीडिंग डिवाइड बाय 100। यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग हमेशा 100 से डिवाइड होगी। वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्केल रीडिंग होती थी उसको आप 100 से डिवाइड करते थे या फिर 10 से डिवाइड करते थे। 100 से डिवाइड करते थे अगर मेन स्केल सेंटीमीटर में होता था, और 10 से डिवाइड करते थे अगर मेन स्केल जो है मिलीमीटर में होता था। लेकिन वर्नियर स्क्रू गेज में एक ही बस ऑप्शन है, आपको हमेशा जो है सर्कुलर स्केल रीडिंग को 100 से डिवाइड करना है। यहाँ पे जो आपकी मेन स्केल रीडिंग आई थी वो कितनी आई थी 6.5, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग की आई थी वो कितनी आई थी 29। इसको आपने डिवाइड बाई 100 कर दिया, ये हो गया 6.5 प्लस 0.29। आप 6.5 में प्लस 0.29 करें तो हो जाएगा 6.79 मिलीमीटर। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 6.79 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा सुने, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में दो स्केल हैं, एक स्केल मेन स्केल कहलाता है, दूसरा स्केल जो है सर्कुलर स्केल कहलाता है। मेन स्केल जो है उसमें पहली लाइन 0 होती है, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, इस तरह से 0.5 के गैप से रीडिंग चलती है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है इसमें 50 डिवीजन्स होती हैं टोटल। अब 0 से काउंट करना शुरू करते हैं, 0 से लेकर 50 तक। और इसमें जो है आप करते क्या है कि जो आपको सबसे आखिर में जो रीडिंग नज़र आ रही होती है मेन स्केल पर, वो आपकी मेन स्केल रीडिंग कहलाती है। और सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन जो है वो आपकी मेन स्केल की सेंटर लाइन से मिल रही होती है, वो आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग कहलाती है। सर्कुलर स्केल रीडिंग को डिवाइड बाई 100 करते हैं और फिर उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देते हैं, तो अपनी फाइनल रीडिंग जो है वो आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें कि मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलिए जी, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, बताओ जल्द से आंसर बताएं इसका सॉल्व करके। आनंद फानंद, जल्दी, शाबाश।
ऑलराइट, तो भाई ये लोगों के आंसर आ रहे हैं 6.16, 6.16, 6.16, 6.16, 6.16। यस, ये आंसर होगा। देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे। अब मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर जो आ रही है वो आपको सबसे आखिरी जो मेन स्केल रीडिंग नज़र आ रही है वो 6 नज़र आ रही है। तो मेन स्केल रीडिंग है 6.0 मिलीमीटर। उसके बाद आ जाए आप सर्कुलर स्केल रीडिंग पे। सर्कुलर स्केल पे सेंटर लाइन से जो लाइन मिल रही है वो है 16। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी 16। तो आपकी फाइनल रीडिंग क्या होगी फिर? आपकी फाइनल रीडिंग जो होगी वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय 100। So mean scale reading is 6.0, circular scale reading is 16 divided by 100. So that is 6.0 plus 0.16. तो 6.16 मिलीमीटर, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई। चलिए अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जो आपका माइक्रोमीटर है इसमें ज़ीरो एरर का क्या मतलब है। अब देखिए, जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो एरर चेक की थी, इस तरह से हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी ज़ीरो एरर जो है वो चेक करेंगे। देखिए, आप जो है जिस तरह से आपने वर्नियर कैलिपर को पूरा बंद कर दिया था, ठीक है, तो जब आप माइक्रोमीटर को पूरा बंद कर देंगे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जब माइक्रोमीटर को आप बिल्कुल बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, जब आप माइक्रोमीटर को पूरा बंद कर देंगे तो जो आपका सर्कुलर स्केल जो है, या आपने माइक्रोमीटर को पूरा बंद कर दिया था, तो आपका जो सर्कुलर स्केल है उसका ज़ीरो बिल्कुल सेंटर लाइन से मिलना चाहिए, लाइक दिस। जब आप माइक्रोमीटर को पूरा बंद कर देंगे तो उसका जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की सेंटर लाइन से बिल्कुल मिलेगा। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, और नीचे 49 48 47 46 45 44 43 40 इस तरह से होगा। तो अगर आपका जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल की बिल्कुल सेंटर लाइन पर आकर बंद होता है, जब आप पूरा माइक्रोमीटर बंद करते हैं तो आपके सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो बिल्कुल सेंटर लाइन से आके मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। ठीक है भाई, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि इस माइक्रोमीटर में कोई ज़ीरो एरर नहीं है, देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन दिस माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर ऐसा हो तो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, मिसाल के तौर पर या आपने पूरा माइक्रोमीटर जो है बंद कर दिया, और पूरा माइक्रोमीटर बंद करने के बाद क्या हुआ कि सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की सेंटर लाइन से थोड़ा ऊपर आ गया, ऐसे आ गया, यहाँ पर आ गया। 1 2 3 4 5 6 49 48 47 46 45 44 43 42 41 एंड। अब देखिए, आपका जो ज़ीरो है वो सेंटर लाइन से तो ऊपर आ रहा है, या अगर ऐसा हो जाए कि आपका ज़ीरो जो है वो सेंटर लाइन से थोड़ा सा नीचे आ जाए, लाइक दिस। ये आपकी सेंटर लाइन है और ज़ीरो यहाँ पर आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 49 48 47 46 45 इस तरह से। तो अगर आपका ज़ीरो जो है, तो आप जब आप माइक्रोमीटर पूरा बंद करते हैं और ज़ीरो सेंटर लाइन से मिल जाता है, इसका मतलब है कि कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन पूरा माइक्रोमीटर बंद करने पर अगर ज़ीरो जो है सेंटर लाइन के ऊपर आए, ज़ीरो जो है सेंटर लाइन से नीचे आए, तो सूरत में यहाँ पर एरर हो। अगर ज़ीरो जो है वो सेंटर लाइन से ऊपर आ जाए मिसाल के तौर पर, तो फिर ये जो एरर है क्या कहलाती है? ये एरर कहलाती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। कौन सी एरर कहलाती है? ये कहलाती है नेगेटिव ज़ीरो। और अगर ज़ीरो जो है वो सेंटर लाइन के नीचे आ जाए, फिर ये क्या कहलाती है? फिर कहलाती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ये क्या कहलाती है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाती है। अगर ज़ीरो जो है सेंटर लाइन के ऊपर आ जाए पूरा माइक्रोमीटर बंद करने पर, तो वो एरर कहलाती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। और अगर ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल जो है वो पूरा माइक्रोमीटर बंद करने पर सेंटर लाइन के नीचे आ जाए, तो फिर वो कहलाती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो दोबारा सुने, आप माइक्रोमीटर को पूरा बंद कर देते हैं, और जब माइक्रोमीटर को पूरा बंद कर देते हैं और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जब मेन स्केल की सेंटर लाइन से मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है
वो मेन स्केल की सेंट्रल लाइन से ऊपर आ जाए तो हम कहते हैं कि इसमें नेगेटिव एरर है। और अगर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल की सेंट्रल लाइन के नीचे आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। अब जीरो एरर निकालने का तरीका क्या होता है? जीरो एरर निकालने का तरीका ये होता है कि आप देखें कि जीरो जितना डिविजन्स ऊपर है वो जितना डिविजन्स नीचे है उसको आप डिवाइड बाय 100 कर दें। यानी कि इस वाली डायग्राम में जो जीरो एरर होगी कैसे आएगी? नेगेटिव, क्योंकि जीरो एरर नेगेटिव है। अब जीरो कितना डिविजन्स ऊपर है? 1 2 3 डिविजन्स ऊपर है, तो आप इसको 3 को डिवाइड बाय 100 कर दें तो जीरो एरर हो गई नेगेटिव 0.03 मिलीमीटर। तो इसमें जो एरर हो जाएगी वो नेगेटिव 0.03 मिलीमीटर हो जाएगी। इसी तरह जब आप पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे, जेड का मतलब है जीरो एरर, तो इसमें देखिए जीरो कितना डिविजन्स नीचे है? 1 2 3 4 डिविजन्स नीचे है, आप कर देंगे +4 डिवाइड बाई 100, यानी हो जाएगा +0.04 मिलीमीटर। ठीक है, तो जीरो एरर इन माइक्रोमीटर निकालने का तरीका क्या है कि जीरो अगर आपका सेंटर लाइन से बिल्कुल मिल रहा है माइक्रोमीटर को बंद करने पे फिर तो कोई जीरो एरर है नहीं। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल की सेंटर लाइन से कुछ ऊपर आ रहा है या कुछ नीचे आ रहा है तो वहाँ पे जीरो एरर होगी। अब वो जितने डिवीजन्स ऊपर आ रहा है और जितने डिवीजन्स नीचे आ रहा है उन नंबर ऑफ डिवीजन्स को आप डिवाइड बाय 100 कर दें तो आपकी जीरो एरर पॉजिटिव में या नेगेटिव में निकल आएगी। अगर वो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऊपर आ रहा है तो जितने नंबर ऑफ डिवीजन ऊपर आ रहा है उसको आप डिवाइड बाय 100 करेंगे तो जो एरर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। और वो जितने डिवीजन्स नीचे आ रहा है उन नंबर ऑफ डिवीजन्स को आप डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये जीरो एरर आएगी, लेकिन पॉजिटिव में आएगी। अब बात वही है कि जो जीरो एरर है उसको फाइनली आपको करना क्या है। जीरो एरर जो है उसको मैं पहले भी लिख चुका हूँ वर्नियर कैलिपर्स के केस में कि जीरो एरर जो है हमेशा आपकी फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट होती है। जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनल रीडिंग, यानी कि जो आपने फाइनल रीडिंग निकाली होती है माइक्रोमीटर से या वर्नियर कैलिपर से, जीरो एरर हमेशा उसमें से क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक माइक्रोमीटर से फाइनल रीडिंग निकाली थी और माइक्रोमीटर से जो आपने फाइनल रीडिंग निकाली थी वो आपने निकाली थी 2.32 मिलीमीटर, और आपके पास जीरो एरर कितनी आ रही है? जीरो एरर आ रही है 0.04 मिलीमीटर जीरो एरर आ रही है पॉजिटिव। तो जो आपकी करेक्टेड रीडिंग होगी, जो करेक्ट रीडिंग होगी आपकी, यानी कि इसको एडजस्ट करने के बाद, तो जब आपकी करेक्ट रीडिंग जो होगी वो होगी 2.32 माइनस 0.04। तो जब आपकी करेक्ट रीडिंग होगी वो होगी 2.32 माइनस 0.04। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2.28 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह और देखें, अगर फर्ज करें एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से जो आपकी फाइनल रीडिंग आई थी वो क्या आई थी? एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से आपकी फाइनल रीडिंग आई थी वो आई थी 3.31 मिलीमीटर, और जो आपने जीरो एरर निकाली है फर्स्ट ने नेगेटिव में निकाली है नेगेटिव 0.03 मिलीमीटर, ये आपकी जीरो एरर है। तो आप जब रीडिंग को करेक्ट करेंगे, जबकि करेक्ट रीडिंग होगी इसमें आपको क्या करना होगा? आपको जीरो एरर को माइनस करना होगा, तो जाएगा 3.31 माइनस माइनस 0.03, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 3.31 प्लस 0.03, तो जाएगा 3.34 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 3.34 मिलीमीटर। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखें कि जो जीरो एरर होती है वो हमेशा जो है वो फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट की जाती है। जीरो एरर जो होती है वो हमेशा फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट की जाती है, क्योंकि चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर वो पॉजिटिव होगी तो फिर क्या होता है? वो माइनस हो जाएगी, और अगर वो नेगेटिव होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, देखिए एक माइक्रोमीटर से हमने पहले रीडिंग ली, ये माइक्रोमीटर से हमने रीडिंग ली, जीरो है, माइक्रोमीटर से हमने रीडिंग ली। जब हमने माइक्रोमीटर से रीडिंग ले ली तो उसके बाद हमें ख्याल आया कि यार कहीं इसमें जीरो एरर तो नहीं है, तो हमने इस पूरे माइक्रोमीटर को बंद कर दिया, खाली करके इसको, इसमें से जो चीज़ की हम रीडिंग ले थे उसको निकाला और उसको पूरा बंद कर दिया। जब हमने इसको पूरा बंद किया पता चला कि जीरो तो सेंटर लाइन से मिल ही नहीं रहा, जीरो तो यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है जीरो।
जीरो तो भाई ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब आप ये करेंगे, पहले रीडिंग निकालें, जीरो एरर निकालें और रीडिंग के अंदर जीरो एरर को एडजस्ट करें। ठीक है, ये काम आपको करना है, अगर जल्दी से करें। ऑल राइट, इनमें आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं सबके। 8.1, 7.6, 7.72, 7.72, 7.7, 7.22, काफ़ी सारे आंसर आ रहे हैं। अच्छा, ये आंसर जो आप लोग दे रहे हैं, ये जीरो एरर को करेक्ट करने के बाद दे रहे हैं या जीरो एरर के बगैर दे रहे हैं? जीरो एरर को एडजस्ट करने के बाद आंसर दे रहे हैं आपको। चलो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। पहले हम इसकी रीडिंग निकालते हैं। जो इसकी मेन स्केल रीडिंग है वो मेरे हिसाब से बन रही है 7.5। अब देखिए यहाँ पर ज़रा आप लोगों को गौर से जो है वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन जानबूझ के डार्क बनाई हुई है बताने के लिए कि 7.5 है यहाँ पर। तो अगर आपने इस रीडिंग को 7 लिया तो आपने गलत किया, ये 7.5 है, पहली बात।
दूसरी बात ये कि सर्कुलर स्केलेटिंग जो है वो आप सबको नज़र आ रहा है 16 है, 16 जो है सेंटर लाइन से मैच कर रहा है। और जब आप फाइनल रीडिंग निकालेंगे इसकी, तो इसकी जो फाइनल रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, इसकी फाइनल रीडिंग आएगी 7.5 प्लस 16/100। ये कितना हो गया, ये हो गया 7.66 मिलीमीटर। तो आपकी फाइनल रीडिंग हो गई 7.66 मिलीमीटर। अब आ जाएं आप जीरो एरर पे। जीरो एरर पहले तो बताएं पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जीरो एरर नेगेटिव है। किस तरह पता चला जीरो एरर नेगेटिव है? जीरो एरर इसलिए नेगेटिव है क्योंकि आपका जीरो सेंटर लाइन के ऊपर है। कितना ऊपर है? 1 2 3 4 5 6 डिवीजन ऊपर है। तो -6 की एरर है, इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो जाएगा -0.06 मिलीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको करेक्ट रीडिंग निकालनी है। तो करेक्ट रीडिंग कैसे आएगी? करेक्ट रीडिंग ऐसा है कि भाई ये जो आपकी फाइनल रीडिंग थी 7.66, उसमें से आप माइनस करेंगे -0.06, हो जाएगा 7.66 प्लस 0.06, so that becomes 7.72 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप में से जिन लोगों का आंसर 7.72 मिलीमीटर था उनको मुबारक हो, उनका आंसर सही था। तो करेक्ट आंसर इज 7.72 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो क्या है बात सब लोगों की समझ में आ गई? बात सब लोगों की समझ में आ गई आई थिंक। ठीक है, तो ये बात सब लोगों की समझ में आ गई। तो हमारा माइक्रोमीटर का जो है वो टॉपिक वो भी निपट गया। अब हमने वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर दोनों को जो है वो समझ लिया है, दोनों की रीडिंग लेना सीख लिया, दोनों की जीरो एरर निकालना भी सीख लिया। अब तीसरा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, वो मैं बता चुका हूँ क्या होता है, वो होता है CRO। CRO बेसिकली एब्रीविएशन है किसका? CRO बेसिकली एब्रीविएशन है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO जो है बेसिकली एब्रीविएशन है किसका? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो है वो एब्रीविएशन। CRO के ज़रिए आप क्या नाप सकते हैं? CRO के ज़रिए आप बहुत कुछ नाप सकते हैं। CRO के ज़रिए आप जो है वो वोल्टेज नाप सकते हैं, और वोल्टेज आप AC और DC दोनों नाप सकते हैं। और CRO के ज़रिए आप इंटेंसिटी नाप सकते हैं। इंटेंसिटी किसकी नाप सकते हैं? इंटेंसिटी आप साउंड की इंटेंसिटी नाप सकते हैं। CRO के ज़रिए जो है आप एम्पलीट्यूड नाप सकते हैं वेव्स का, और बहुत कुछ नाप सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है हम यहाँ पर वोल्टेज नापने में इंटरेस्टेड हैं। AC एंड DC वोल्टेज नापने में इंटरेस्टेड हैं हम CRO के ज़रिए। ठीक है, अब CRO के ज़रिए हम जो है वो AC और DC वोल्टेज जो है कैसे नापते हैं, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले समझना पड़ेंगी, एक्चुअली रिकैप करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए पहले तो आप ये समझें कि ये जो CRO की स्क्रीन होती है, ये जो CRO की स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पर एक डिस्प्ले आता है, और डिस्प्ले इस तरह से आता है कि उसकी स्क्रीन पर एक ग्रिड बनी हुई होती है, यानी कि आसान ज़बान में एक ग्राफ बना है। ठीक है, CRO की स्क्रीन पर एक ग्रिड बनी हुई होती है, यानी कि आसान ज़बान में एक ग्राफ बना हुआ होता है। इस तरह आप ग्राफ पढ़ते हैं, ऐसे ही आपको CRO की स्क्रीन पढ़नी है। तो अगर आपको ग्राफ पढ़ना आता है तो आप CRO की स्क्रीन भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं। अभी हमने ग्रिड बना दी, यानी कि बेसिकली हमने एक ग्राफ बना दिया CRO की स्क्रीन पर इस तरह से। अब CRO की स्क्रीन पर जो एक ग्राफ बना होता है, जो ग्रिड बनी होती है, इसका हिसाब किताब कुछ इस तरह से होता है कि इसमें जो एक्स एक्सिस होती है, वो एक्स एक्सिस जो है वो शो करती है टाइम को, और CRO की स्क्रीन पर जो ग्राफ बनता है, जो वाई एक्सिस होती है, वो शो करती है पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि वोल्टेज को। तो CRO की जो स्क्रीन होती है उस पर आपको ग्राफ नज़र आ रहा होता है, वो ग्राफ जो होता है उसके एक्स एक्सिस पर क्या होता है? टाइम होता है, और वाई एक्सिस पर क्या होता है? उसके वोल्टेज होता है। अब दोनों जो आपका ग्राफ के दोनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसके जो एक्स एक्सिस है यानी कि टाइम वाली एक्सिस है, उसका जो स्केल सेट होता है वो एक नॉब के ज़रिए सेट होता है, और वो नॉब क्या कहलाती है? वो नॉब कहलाती है टाइम बेस। यानी कि इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस पर जो ये एक डिवीजन है, ये कितने टाइम के बराबर है, ये कौन सेट करेगा? ये टाइम बेस सेट करेगा। और जो आपका स्केल ऑन वाई एक्सिस है,
स्केल ऑन वाई एक्सिस का क्या मतलब है? स्केल ऑन वाई एक्सिस का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पर एक डिवीजन जो है आपकी वो कितने वोल्ट की है, ये स्केल कौन सेट करता है? ये स्केल पे एक नॉब सेट करती है, और वो नॉब क्या कहलाती है? वो नॉब कहलाती है वाई गेन कहलाती है। टाइम बेस की जो नॉब होती है उसकी यूनिट आमतौर पे जो है वो मिली सेकेंड्स में होती है, लेकिन वो बहरहाल सेकेंड्स में भी हो सकती है, वो माइक्रो सेकेंड में भी हो सकती है। और वाई गेन की जो यूनिट होती है वो आमतौर पे वोल्ट्स में होती है, और उससे आपको ये पता चलता है कि वाई एक्सिस पर एक डिवीजन कितने वोल्ट की है। तो टाइम बेस की जो नॉब है उसकी जो वैल्यू होगी उससे आपको क्या पता चलेगा? टाइम बेस की जो नॉब है उसकी वैल्यू से आपको ये पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पर जो है वो एक डिवीजन, एक एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस पर जो एक डिवीजन है वो कितने टाइम के बराबर है। और वाई गेन की जो नॉब है उससे आपको क्या पता चलेगा? वाई गेन की नॉब से आपको पता चलेगा कि वाई एक्सिस पर जो एक डिवीजन है वो कितने वोल्ट की है। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट क्या मैंने टाइम बेस को सेट किया हुआ है 5 के ऊपर, तो टाइम बेस को 5 पे सेट करने का मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस पर एक डिवीजन है, एक डिवीजन 5 मिली सेकेंड के बराबर है। या अगर फर्स्ट करें मैंने वाई एक्सिस पर जो है वो वाई गेन को सेट किया हुआ है 2 पर, तो इसका मतलब ये होगा कि वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस पर जो ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन जो है, ये एक डिवीजन बराबर है 2 वोल्ट के। ठीक है। तो सबसे पहले बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, एक सीआरओ की जो स्क्रीन होती है पहले उसको पढ़ना सीखें आप। सीआरओ की जो स्क्रीन होती है वो एक ग्राफ की तरह होती है, और उस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब जिस तरह आप एक ग्राफ का स्केल सेट करते हैं कि अ स्मॉल डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू दिस एंड अ स्मॉल डिवीजन ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू दिस, तो उस ग्राफ का जो स्केल सेट होता है वो एक्स एक्सिस पे यानी कि टाइम वाली एक्सिस पे जो स्केल सेट होता है वो टाइम बेस की नॉब से सेट होता है, और वाई एक्सिस पे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सिस पे जो स्केल सेट होता है वो वाई गेन की नॉब से सेट होता है। अब अगर फर्ज करें कोई आदमी टाइम बेस को जो है वो 0.1 पे लगा दे, तो टाइम बेस को 0.1 पे लगाने का मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस पे एक डिवीजन 0.1 मिली सेकंड के बराबर होगा। या फर्स्ट अगर कोई आदमी जो है वो वाई गेन को सेट कर दे, किसके ऊपर? वाई गेन को सेट कर दे 10 के ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि वाई एक्सिस पर जो एक स्मॉल डिवीजन है, ये स्मॉल डिवीजन आमतौर पर 1 सेंटीमीटर की होती है, तो वाई एक्सिस पे जो एक डिवीजन है या 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 वोल्ट के बराबर है। ठीक है। अब होता क्या है? होता यह है कि अगर आप जो है, अगर आप सीआरओ को इनपुट के तौर पर अगर एक डायरेक्ट करंट देते हैं, आप सीआरओ को अगर जो इनपुट के तौर पर एक डायरेक्ट करंट देते हैं, तो आपको एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है आमतौर पर एक्स एक्सिस के ऊपर होती है या एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकती है। तो जो है ये डिस्प्ले है किसका? ये सीआरओ का डिस्प्ले है फॉर आ डीसी इनपुट, यानी कि आप सीआरओ में अगर कोई डायरेक्ट करंट को इनपुट के तौर पे देंगे तो आपको इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी जो कि अबव एक्स होगी या बिलो एक्स होगी। लेकिन अगर आप सीआरओ को जो है वो एक एसी इनपुट देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको एक लाइन नज़र नहीं आएगी बल्कि फिर आपको एक वेव नज़र आएगी। ये वेव आपको कब नज़र आएगी? ये डिस्प्ले आपको उस वक्त नज़र आएगा जब आप इसको एक एसी इनपुट देंगे। तो सीआरओ को अगर आप डीसी इनपुट देंगे तो आपको सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी। अगर आप सीआरओ को एक एसी इनपुट देंगे तो फिर आपको डिस्प्ले पे क्या नज़र आएगा? एक वेव नज़र आएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये एक सीआरओ है, ये सीआरओ का आपका ग्रिड है। ठीक है। एक्स एक्स पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। अभी हमने ग्रिड बनाया सीआरओ का। ठीक है, ये हमने सीआरओ का एक ग्रिड बनाया। अब क्या हुआ कि अब हुआ ऐसा कि ये आपका सेंट्रल एक्स एक्सिस या सेंट्रल वाई एक्सिस है, आपने टाइम बेस को सेट किया हुआ है। ठीक है, आपने टाइम बेस को सेट किया हुआ है, टाइम बेस की यूनिट है मिली सेकेंड पर डिवीजन। तो टाइम बेस को आपने सेट किया हुआ है 5 के ऊपर, और आपने वाई गेन को भी सेट किया हुआ है, और वाई गेन जो है वो है वोल्ट्स पर डिवीजन, और उसको आपने जो है वो 2 पे सेट किया हुआ है। और फर्ज करें कि यहाँ पर जो है एक लाइन बनती है इस जगह पर, समथिंग लाइक दिस। आपको डिस्प्ले पे लाइन नज़र आ रही है, डिस्प्ले पे लाइन नज़र आ रही है। तो डिस्प्ले पे जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन ये शो करती है कि यहाँ पर आपने क्या दिया हुआ है? डीसी इनपुट दिया हुआ है। और वो डीसी वोल्टेज आपने दिया हुआ है वो कितने वोल्ट का दिया हुआ है, हम ये जानना चाहते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप ये देखें कि ये सेंट्रल लाइन से कितने डिवीजन ऊपर है।
सेंट्रल लाइन से 1 2 3 डिवीजन ऊपर है, ये वर्टिकली 3 डिवीजन ऊपर है। तो अगर वर्टिकली ये 3 डिवीजन ऊपर है तो वर्टिकली एक डिवीजन का मतलब हमारे स्केल के हिसाब से क्या है, हमारे वर्टिकल स्केल के हिसाब से वर्टिकली एक डिवीजन का मतलब 2 वोल्ट है, तो 3 डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा, 3 डिवीजन का मतलब हो जाएगा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट कैसे आया कि आपका 3 डिवीजन का वोल्टेज है और एक डिवीजन जो है 2 वोल्ट के बराबर है, तो टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो अगर आप डीसी इनपुट देंगे तो सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने डिवीजन्स ऊपर है या कितने डिवीजन्स नीचे, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जितने डिवीजन्स ऊपर या जितने डिवीजन्स नीचे होगी आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक डिवीजन की वैल्यू से, यानी कि वाई गेन के स्केल से। जब उसको वाई गेन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वोल्टेज जो है डीसी में निकल आएगा। अब अगर आप सीआरओ को एक एसी इनपुट देते हैं, ठीक है, अगर आप सीआरओ को एक एसी इनपुट देते हैं तो एसी इनपुट देने पर क्या होता है, अगर आप सीआरओ को एक एसी इनपुट देते हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फिर आपको एक वेव बनती हुई नज़र आती है। अगर सीआरओ को आप एक एसी इनपुट देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपको एक वेव बनती हुई जो है नज़र आती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने सीआरओ को एक इनपुट दिया और आपको इस तरह से एक वेव बनती हुई नज़र आ रही है, समथिंग लाइक दिस, आपको इस तरह से एक वेव बनती हुई नज़र आ रही है। तो सीआरओ का आपने एक एसी इनपुट दिया, आपको एक वेव बनती हुई नज़र आ रही है। फर्स्ट करेंगे यहाँ पर टाइम बेस हमने सेट किया हुआ है, वो कितना सेट किया हुआ है, तो हमने टाइम बेस यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो हमने सेट किया हुआ है मिली सेकेंड पर डिवीजन में, और टाइम बेस हमने सेट किया हुआ है 5 में। जबकि वाई गेन जो हमने सेट किया हुआ है वो कैसे सेट किया हुआ है, वाई गेन हमने सेट किया हुआ है वोल्ट्स पर डिवीजन में, और ये हमने सेट किया हुआ है मिसाल के तौर पर 2 पे सेट किया। तो जब आप एसी इनपुट देते हैं सीआरओ को तो उससे जो वेव बनती है, तो इसमें हम 2-3 चीज़ें मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो हम ये मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उसका पीक वोल्टेज कितना है, एक तो हम ये मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उसका पीक वोल्टेज कितना है, तीसरा हम उसका जो है वो पीरियड मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उसको आप कैपिटल टी से शो करते हैं कि टाइम पीरियड, और तीसरा जो है हम उस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट की कितनी है। तो नॉर्मली जब आप एक एसी इनपुट देते हैं सीआरओ में तो उससे जो डिस्प्ले आता है वेव का, उस डिस्प्ले को देखकर हम 3 चीज़ें मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो ये कि पीक वोल्टेज कितना है उसका, एक ये कि उसका टाइम पीरियड यानी कि पीरियड कितना है उसका जो आपने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है, और उस ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब देखें यहाँ पर आप जो है तीनों चीज़ें मालूम करेंगे। अब तीनों चीज़ें मालूम करने का तरीका ये होता है, पीक वोल्टेज कैसे आता है, पीक वोल्टेज ऐसे आता है कि टॉप और बॉटम ऑफ द वेव जो है, टॉप और बॉटम ऑफ द जो वेव है उसके बीच में जितनी डिवीजन्स हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर दें, यानी कि टॉप ऑफ द वेव से लेकर बॉटम ऑफ द वेव तक कितनी डिवीजन्स हैं, 1 2 3 4। टॉप ऑफ द वेव से लेकर बॉटम ऑफ द वेव तक कितनी डिवीजन्स हैं, 1 2 3 4। तो जो आपका पीक वोल्टेज है वो कितना होगा, आपका पीक वोल्टेज जो है वो बराबर होगा 2 डिवीजन्स के बराबर। ठीक है, क्योंकि आपके टॉप से लेके बॉटम तक जो है वो 4 डिवीजन बन रही हैं, तो आपका पीक वोल्टेज उसके आधे यानी कि 2 डिवीजन्स के बराबर होगा। अब वोल्टेज को तो डिवीजन में नहीं नापते ना, वोल्टेज को तो आप वोल्ट में नापते हैं। तो वर्टिकली अगर आप देखें तो आपकी एक डिवीजन कितने वोल्ट के बराबर है, आपकी एक डिवीजन 2 वोल्ट के बराबर है। तो अब 2 डिवीजन को मल्टीप्लाई बाय 2 वोल्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। दोबारा सुने, पीक वोल्टेज नापने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास जो वेव बनी हुई आ रही होती है सीआरओ पर, उसके टॉप और उसके बॉटम के बीच में जितनी डिवीजन्स होती हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो आपका पीक वोल्टेज होता है। और फिर डिवीजन्स को वोल्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, वाई गेन की जो सेटिंग है, वाई गेन की जो रीडिंग है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने जो देखा था यहाँ पर बॉटम और टॉप के बीच में 4 डिवीजन्स हैं, तो पीक वोल्टेज आपका 2 डिवीजन्स का हुआ। फिर आपने क्या किया, वाई गेन को आपने सेट किया हुआ है 2 वोल्ट्स पर डिवीजन पे, तो आप उस 2 डिवीजन्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो वो हो जाता है 4 वोल्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ है पीरियड। पीरियड का मतलब ये होता है कि एक वेव कितनी देर में बन रही है। तो आप देखें तो ये जो पूरी एक वेव बन रही है, ये पूरी एक वेव 1 2 3 4 डिवीजन्स में बन रही है, यानी कि जो उसका पीरियड है वो 4 डिवीजन्स के बराबर है। आप टाइम पीरियड डिवीजन्स में तो नहीं नापते ना, टाइम पीरियड सेकंड में नापते हैं या मिली सेकंड में नापते हैं। तो अभी देखें हॉरिजॉन्टली 4 डिवीजन्स का क्या मतलब है। हॉरिजॉन्टली जो स्केल होता है वो टाइम बेस बताता है, तो हॉरिजॉन्टली आपकी एक डिवीजन जो है 5 मिली सेकंड के बराबर है।
हॉरिजॉन्टली आपकी एक डिवीजन जो है वो 5 मिली सेकेंड के बराबर है। तो आप 4 डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन से, तो आपका जो पीरियड बनेगा वो कितना बनेगा, 5 4 द 20 मिली सेकेंड बन जाएगा। यहाँ पे जो पीरियड है वेव का वो 20 मिली सेकेंड्स का पीरियड हो गया। अब रह गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो बराबर होती है 1/टाइम पीरियड के। लेकिन फ्रीक्वेंसी मालूम करते वक्त ज़रूरी होता है कि टाइम पीरियड किस में हो, फ्रीक्वेंसी मालूम करते वक्त ज़रूरी होता है कि टाइम पीरियड सेकंड्स में हो। तो पहले आप टाइम पीरियड को सेकंड में चेंज कर लें। 20 मिली सेकेंड को सेकंड में चेंज करने का मतलब ये कि आपको 20 को डिवाइड करना है 1000 से, हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स, हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी बराबर होगी 1/0.02 सेकेंड्स के। तो कितना हो जाएगा 50 हर्ट्स। तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो 50 हर्ट्स है। इस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है भाई, वो 50 हर्ट्स है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप सी को सॉल्व करते हैं, उसके ज़रिए आप डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट की रीडिंग जो है वो मालूम करते हैं। ठीक है, इसमें एक अभी इधर आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मैं आपको मज़ीद और प्रैक्टिस करवाता हूँ। फर्स्ट करेंगे, एक सवाल है, चलिए भाई इस डायग्राम को देख के आप चारों चीज़ें मालूम करें। वीपी का मतलब है पीक वोल्टेज, टी का मतलब है पीरियड, और एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो डायग्राम को देख के, डिस्प्ले को देखकर आप तीनों चीज़ें मालूम करें। यहाँ पे पीक वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे पीरियड क्या होगा इसका, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और जल्दी मालूम करें तीनों चीज़ें। हाँ ज़रा जल्दी जल्दी मालूम करें। अच्छा, अभी अभी रूम इन लोगों को चाहिए, कॉलेज वालों को रूम चेंज करना है, मुझे दूसरी क्लास के लिए जाना है।
तो आप लोग जो है इसको कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कॉलेज में कल आप लोग आएंगे, कल कॉलेज में ही इंशाल्लाह ताला फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ना फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में।